नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक भाषा। और ये जो टॉपिक है ये आपको सभी क्लासेस में देखने को मिलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मैं जो भी आपको समझा रही हूँ ये मैंने कीवर्ड्स के फॉर्म में यहाँ लिख रखा है। तो ये कोई डेफिनेशंस नहीं है, नहीं तो आप इनको अपने आंसर राइटिंग में लिखने लगो, है ना। ऐसे ही कैसे लिखकर छोड़ाओ, क्योंकि उसको आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा सही से। मैंने तो सिर्फ क्या कर रखा है, कीवर्ड्स उठा रखे हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है भाषा, तो सबसे पहले भाषा क्या है। तो देखिए, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हो और उनके भाव और विचारों को समझते हो। तो भाषा क्या है, एक माध्यम है अपने जो विचार और भाव हैं उनके आदान प्रदान का, ठीक है। इसके बाद जो भाषा है वो आपके 3 टाइप की देखने को मिलती है, ठीक। कहीं कहीं आपको बुक्स में 2 टाइप की भी देखने को मिलेगी, मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा, ठीक है। और कहीं कहीं बुक में साथ में आपको सांकेतिक भाषा भी देखने को मिलती है। देखिए, तो ये क्या है, देखिए मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा ऐसी भाषा जिसमें आप लिखते नहीं हो, है ना। मौखिक रूप से आप क्या अपने विचारों को, भावों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा, है ना। वहीं लिखित भाषा में क्या होता है, आप अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करते हो, है ना। या आप सामने वाले के जो भाव हैं या विचार हैं उनको उसने लिख रखा है, आप उसको समझ रहे हो। जैसे कि आपने क्या किया, कोई पत्र लिखा अपने फ्रेंड को, और जब आपने लिखा तो वो भी क्या है, एक लिखित भाषा का उदाहरण है। वहीं जब वो सामने वाला पढ़ेगा तो वो भी लिखित भाषा का उदाहरण होगा। कैसे, क्योंकि जब जो पत्र पढ़ रहा है वो पत्र तो पहले से ही लिखा हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं वो कुछ भी अपने मन से पढ़ रहा है, तो वो भी कैसा है, आपका लिखित भाषा का उदाहरण है। तो मौखिक भाषा में क्या होता है, जो आपके भाव और विचार हैं वो मौखिक रूप से प्रकट किए जाते हैं, जबकि लिखित भाषा में क्या होता है, उनको आप लिखकर प्रकट करते हो। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा, न्यूज़पेपर घर में सभी पढ़ते हैं, अखबार, है ना। तो अखबार जो आप पढ़ रहे हो वो लिखित भाषा है या मौखिक भाषा, क्या है, वो लिखित भाषा है ना। क्यों है, क्योंकि वो लिखित भाषा इसलिए है क्योंकि जो अखबार है वो तो पहले से ही लिखा हुआ है ना, उस लिखे हुए को तो आप पढ़ रहे हो। तो अखबार को पढ़ना जो है वो कैसा है, लिखित भाषा का एग्जाम्पल है। वहीं थर्ड भाषा जो है वो आती है आपकी सांकेतिक भाषा। इसमें क्या है कि जो आपका, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा अपने बॉडी लैंग्वेज से क्या करते हैं, अपने संकेत देते हैं, है ना। संकेतों के द्वारा वो अपनी बातों को प्रकट करते हैं या कह पाते हैं सामने वाले से, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा में क्या होता है, संकेतों के द्वारा अपने भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट किया जाता है या उनके भाव और विचारों को समझा जाता है। अब आपको समझ में आ गए भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार थे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड सांकेतिक भाषा। अब ये जो आप भाषा है, कोई सी भी भाषा हो, है ना, तो कोई भी भाषा है उसको लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे। जैसे अगर आप हिंदी लिखते हो तो आप कोई नेम लिख रहे हो, ये सब हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो आप ये जो है, ये माँ है ना, ये भा है, ये कैसे पहचानते हो। तो ये क्या है, इन्हें जो साइन है ना, ये चिन्ह है, ठीक है। कि माँ भाई हम ऐसे बनाते हैं, ये भा ऐसे बनाते हैं, तो ये जो चिन्ह है उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि। तो लिपि क्या होती है, निर्धारित किए गए चिन्ह, यानी कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं
उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है। अगला है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण एक शास्त्र है। शास्त्र यानी कि नियम की पुस्तक, है ना, नियमों की पुस्तक हो गई। और कैसी पुस्तक है? जो हमें भाषा, जो भी आपकी भाषा है, उसको शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो व्याकरण क्या है? एक ऐसा शास्त्र है जो उसको, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है। तो भाषा हो गया, भाषा के प्रकार हो गए, हमने लिपि देख ली और व्याकरण देख लिए। अब कुछ भाषाएं हैं जो हम देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट है मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या होता है? आप देखो, जब कोई बेबी, मतलब किसी बच्चे का जब जन्म होता है, तो वो सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? वही जो अपने उसके घर में बोली जाती होगी, जो उसके माता पिता बोलते होंगे, है ना, या जो उसके परिवार में बोली जाती होगी। ठीक। तो वह पहली भाषा जो बच्चा अपने घर, परिवार और माता पिता से सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। ठीक है। वैसे ही मातृभाषा के बाद है आपका क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा क्या होता है? क्षेत्रीय भाषा हम उस भाषा को कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर या किसी आप विशेष क्षेत्र में बोली जाती है ना। तो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा। जैसे आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है, तो वहां क्या बोली जाती है? बुंदेलखंडी। आपके भोजपुरी हो गई, वो भी क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है ना। इसके अलावा आपकी ब्रज भाषा हो गई। ठीक। तो ये जो आपके किसी क्षेत्र विशेष में जो आपकी भाषा बोली जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। तो मातृभाषा हो गई, क्षेत्रीय भाषा हो गई। अब आ जाते हैं राजभाषा पे या राजकीय भाषा। अब राजभाषा क्या होता है? राजभाषा क्या है? राजभाषा ऐसी भाषा जो किसी भी राज्य के राजकीय प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाती हो, ठीक है, आधिकारिक तौर पे, उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा। समझ में आया? किसी भी राज्य में जो राजकीय कार्यकाज हैं या प्रशासनिक कार्य हैं, उनमें आधिकारिक तौर पे जो भाषा प्रयोग की जाती है, उसे हम कहते हैं राजभाषा। हमारे यहाँ राजभाषा कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी। अब आप बोलोगे मैम ये दो क्यों, हिंदी के साथ अंग्रेजी भी क्यों? तो देखिए क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो वैसे तो हमारा भारत आपको पता ही है कि भाई हिंदी भाषी है ना, ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। बट क्या हुआ कि जो भारत के जो साउथ वाले, नीचे दक्षिण वाले जो आपके राज्य हैं, उनको क्या था? हिंदी नहीं आती थी। तो उन्होंने, उनकी वजह से क्या करना पड़ा? अंग्रेजी को भी मतलब उसमें ऐड करना पड़ा राजभाषा के तौर पे। उनको इंग्लिश आती थी पर हिंदी नहीं आती थी। ठीक है। तो राजभाषा कौन सी है? हिंदी प्लस अंग्रेजी। अब राजभाषा के बाद आता है आपका राष्ट्रीय भाषा। ठीक। राष्ट्रीय भाषा यानी कि आप ऐसे समझिए, जैसे कोई देश है तो उसकी संस्कृति या फिर उसकी पहचान कह सकते हो आप, है ना, राष्ट्रीय स्तर पे है ना, उसकी पहचान कह सकते हो, उसकी संस्कृति, या जो वहां पे ज्यादातर लोग जो भाषा बोलते हो उस देश के लोग, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है। तो वहां की जो जनता है, मतलब जो आपके संवाद में जो भाषा प्रयोग कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा। बट हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा कोई सी भी नहीं है। हिंदी जो है वो राजभाषा है, बट राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है। फिर आता है आपका मानक भाषा। राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में डिफरेंस समझ में आ गया, अंतर समझ में आ गया ना। ठीक है। अब मानक भाषा, मानक भाषा किसे कहते हैं? तो मानक भाषा को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भाषा है उसको बिल्कुल शुद्ध, मतलब उसका शुद्धतम रूप कह सकते हो, और जिसमें व्याकरण के नियम भी हो पूरे, और समाज के बड़े हिस्से द्वारा उसे मान्यता भी प्राप्त हो। मतलब ज्यादातर लोग उस भाषा को मान्यता देते हो,
और उसमें सभी व्याकरण के नियम फॉलो होते हों, ठीक है, और ज्यादातर लोग उसे मानते हो, उसको कैसा हो, शुद्ध रूप हो, ठीक है। तो ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं, मानक भाषा। तो इस तरह से आपकी जो भाषाएं हैं, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राज्य भाषा, मानक भाषा और राष्ट्रीय भाषा, ये सारी आपकी क्लियर हो गई। अब जैसा आप सभी को पता है कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी। लेकिन अभी आपने देखा कि हिंदी राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया गया, 1949 में यानी 1949 में 14 सितंबर या 14 सितंबर को क्या कहा गया कि 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, हिंदी दिवस, ठीक है। क्यों मनाया जाएगा, ताकि जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार प्रसार बढ़े। हमारे यहाँ आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, वो है 22 भाषाएं, ठीक है। अब ये जो 22 भाषाएं हैं, इनमें से क्या शुरू से ही 22 भाषाएं थी, नहीं। शुरू में क्या थी आपकी 14 यानी 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है। कौन कौन सी, हिंदी, मराठी, उर्दू, कश्मीरी, तेलुगु, ठीक, गुजराती, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया, पंजाबी, मलयालम और तमिल, ठीक है। तो ये कितनी हो गई है आपकी, 14। यहाँ तक क्या थी आपकी स्टार्टिंग में थी, ठीक है। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, यानी 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ तब 1967 में या 1967 में सिंधी को क्या किया गया, आपका ये जो आधिकारिक भाषा के तौर पे शामिल कर लिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। उसके द्वारा क्या किया गया, नेपाल, कोंकणी और मणिपुर, आप इसको नमक से भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। कैसे, नमक है ना, ना से नेपाली है ना, और माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो ये कौन से 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या किया गया, इन 3 भाषाओं को, नेपाली, कोंकणी और मणिपुर को आधिकारिक भाषाओं में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो आप कितनी हो गई, आपकी 14 थी, एक ये 15 हो गई थी बाद में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, फिर 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 और जोड़ दी गई। अब कितनी हो गई, 15 और 3 18, ठीक है। उसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन किया गया या 92 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब होता है, 2003 में, ठीक है। इसके द्वारा 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। कौन कौन सी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ठीक है। बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 92 या 92, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल जो भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं कितनी हो गई, 22 या 22, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है साथ में कि कुछ भाषाएं हैं उनकी आपको लिपियां याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो हिंदी है ना, ये देखो हिंदी, उसके बाद फिर आपकी मराठी, संस्कृत, हिंदी और संस्कृत तो आप पढ़ते ही हो, है ना, आपकी लैंग्वेज है। तो हिंदी और संस्कृत, ठीक, इनकी क्या है लिपि, देवनागरी, और मराठी भी साथ में, ठीक है, इन 3 की देवनागरी। उसके बाद अंग्रेजी जो है उसकी लिपि कौन सी है, रोमन। पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी, ठीक है। गुजराती की तो गुजराती ही है। फिर आप आ जाइए कश्मीरी और उर्दू, इन दोनों की है फारसी, ठीक। वैसे ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम,
इन सभी की क्या है, ब्राह्मी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी भाषाएं और लिपियां हो गई जो आपके अभी चैप्टर्स में आती हैं। ठीक है, एग्जाम्स में, रिटन एग्जाम में। तो इस तरीके से ये जो हमारा भाषा वाला चैप्टर था वो भी हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, अगर आपको चैप्टर जो मेरा समझाया है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती है।